हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। मतलब जो आपकी सेल है वो किस चीज़ से बनी होती है, इसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। बी सा एबव दैट द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड। जो भी एक कंपोनेंट होते हैं सेल के, उनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एनिमल की सेल है, तो ये इसका एक सेंटर में जो है ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये न्यूक्लियस हो जाता है और इस प्रकार से एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। और एक यहाँ पर गोल्गी बॉडी भी होती है, मतलब मोर देन वन भी हो सकती है कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन्स के होते हैं, है ना। और राइबोसोम्स होते हैं जिनको सेल पार्टिकल, और इसमें जो है क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, जैसे कि ये गोल्गी बॉडी एंड ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ओके। और छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं राइबोसोम, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, राइबोसोम, ओके। तो इस प्रकार के जितने हमने अभी आपको गिनाए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर की जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपने देखा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ये तो एक मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और ये गोल्गी बॉडी, राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल्स क्लास 9th में कहा जाता है। बाकी क्लास में आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसको सेल पार्टिकल बोलते हैं, ओके। आगे देखते हैं। इफ बी स्टडी सेल अंडर माइक्रोस्कोप, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट। अगर हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं तो इसके 3 फीचर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसको हम जो है 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद द इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर, लेट अस सी हाउ। तो मतलब जितनी भी एक्टिविटी है इस सेल की, ये अब बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जो है ये मिलजुल के काम करता है। बाहर के इन्वायरमेंट मतलब सेल के जस्ट बाहर, सेल के जस्ट बाहर वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हो सकता है। अगर वो आपकी सेल बॉडी की ऐसी सेल है जो कि बाहर रहती है, जैसे इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल मतलब जैसे आपकी स्किन जो है, स्किन, ये आपकी स्किन एक कई लेयर की सेल से मिलकर बनता है जो हल्का सा चपटी होती हैं, जिनको इपिथेलियल सेल कहते हैं। तो ये जो है आपके बाहर के इन्वायरमेंट, मतलब जो एयर है उससे भी कांटेक्ट बनाए रखती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी सेल है। अगर सेल बॉडी के अंदर है, ऑर्गन के अंदर है, तो उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर जो फ्लूइड है, ओके। अगला हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन को। तो चलिए देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि ये जो है, डेफिनेशन की शुरुआत बहुत अच्छी है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। किसी भी सेल में ये बाहर कवरिंग करती हुई मिलेगी। प्लांट सेल में आप देखेंगे तो इसके बाहर भी एक चीज़ मिलता है जो कि नॉन लिविंग होता है, सेलुलोज। एनिमल सेल में जस्ट बाहर मिलेगी, प्लांट सेल में इसके बाहर सेलुलोज मिलेगा। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और यही मेम्ब्रेन जो है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर की चीज़ों को अलग बनाए रखती है। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में उसको अलग बनाए रखता है। आगे है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ आर परमिट द एंट्री
and exist of some material in and out of the cell। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तय करती है कि किसको सेल के अंदर आने देना है, किसको सेल के अंदर आने नहीं देना है। तो ये हमेशा तय करती है, मतलब ये अलाउ करती है किसी को सेल के अंदर जाने के लिए जिसको इंडोसाइटोसिस बोलते हैं, या सेल के बाहर जाने के लिए जिसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। हाँ, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल द सेल मेम्ब्रेन। इट आल्सो प्रिवेंट, क्या क्या बचाता है, मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, क्या क्या, हाँ सॉरी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये कहता है कि ये अलाउ करता है कुछ चीज़ों को सेल के अंदर जाने के लिए या सेल के बाहर जाने के लिए, और ये बचाता भी है मटेरियल को कि किसको सेल के अंदर नहीं जाने देना है, इसका ये भी काम होता है। आगे है देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है ना, क्योंकि ये सेलेक्ट करती है किसको अंदर जाने देना है, किसको रोके रखना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल which separate the external environment to internal environment and its control the movement of material from cell to outer environment and outer environment to cell। ओके तो सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के आउटर कवरिंग होती है, बाहर घेरे होती है, और ये जो है बाहर की इन्वायरमेंट को अंदर की इन्वायरमेंट को अलग बनाए रखती है, और ये चीज़ों के मूवमेंट पर, चाहे वो बाहर से अंदर की सेल की तरफ आए, चाहे सेल से बाहर की तरफ जाए, इनको कंट्रोल रखती है, किसको आने देना है किसको नहीं जाने देना है, रेगुलेट रखती है। देयरफॉर द कॉल्ड ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और ये सेलेक्ट करती है किसको जाने देना किसको नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके आगे, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अभी पूछ रहा है कि ये सेल के अंदर मटेरियल कैसे जाता है, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और सब्सटेंस जो है सेल के बाहर कैसे मूव करता है। तो चलिए देखते हैं, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग ढंग से मूव करते हैं। Some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane। तो जो ये दिखा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो है सेल के बाहर और अंदर जो है अपने आप मूव कर जाते हैं, जैसे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। ओके तो इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करूँगा, जानते हैं कैसे, जैसे ये अमीबा है, मान लेते ये अमीबा है, ये वाटर में रहता है ना, ये अमीबा है। तो अमीबा जो है वाटर में रहता है, यहाँ बाहर वाटर है, तो बाहर वाटर में क्या डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, और किसी भी एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्यों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, है ना, रेस्पायरेशन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि फूड को ऑक्सीडाइज करता है तो एनर्जी बनाता है। तो ये जो है ऑक्सीजन को ले लेगा, कैसे ले लेगा, अपने आप। क्यों अपने आप, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाटर में ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, तो अपने आप ऑक्सीजन जो है अंदर अंदर जाता रहेगा। और इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर हो रहा है रेस्पायरेशन हो रहा है, ये अमीबा अगर है तो इसके बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन हो रहा है, मतलब जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और बन रहा है एनर्जी, है ना, क्या बना, एनर्जी। तो ये जो CO2 है इसके बॉडी के अंदर हमेशा लगातार बन रहा है, तो ये जो CO2 है जब बॉडी के अंदर लगातार बनती रहती है तो CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाता है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अब ये CO2 अपने आप इसको जो है यहाँ कम ज़्यादा वाले कंसंट्रेशन से बाहर कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। क्योंकि ये यूनिसेलुलर एनिमल है अमीबा, तो इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, जैसे हमारे पास लंग्स है ना, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, तो इसके पास ऐसा कुछ है नहीं कि O2 को ले CO2 को निकाले, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, तो इसके बॉडी में हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही
ऑक्सीजन आता है और CO2 निकल जाता है। आगे देखेंगे। we have studied the process of diffusion in earlier chapter. Besides that, there is a spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to the region of lower concentration is known as diffusion. तो यहाँ पर diffusion की आपकी definition बन जाती है। क्या definition बनती है? Spontaneous movement of a substance, यहाँ से आप लिख सकते हैं spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as diffusion. और इस प्रकार से आप जो है आपका एक होमवर्क हो जाता है, व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न, व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न। ओके, आगे देखेंगे। और समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल, कुछ इसी जैसा और कुछ है जो सेल के अंदर हैपेंस होता है। ये मुझे लगता है जो मैंने एग्जांपल बता दिया उसी की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 विच इज़ द सेलुलर वेस्ट, जो कि CO2 सेलुलर वेस्ट के रूप में बनता है क्योंकि जो है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मटेरियल, सो इट इज़ द फॉर्म CO2 वाटर एंड एनर्जी एंड रिक्वायर टू बी द एक्सक्रीट आउट ऑफ द सेल, और इसकी ज़रूरत होती है कि इसको सेल के बाहर निकाल दिया जाए, है ना, क्योंकि ज़्यादा देर रहेगा तो नुकसान हार्मफुल होगा हमारे लिए। एक्यूमुलेट इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड, ताकि एक्यूमुलेशन ना हो हायर कंसंट्रेशन में हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 लो कंपेयर टू दैट इनसाइड सेल। अंदर में क्यों ज़्यादा है आपको पता है ना, अंदर में क्यों ज़्यादा है वो आपको पता है ना। ओके, आगे है एज सुन एज देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड, और ये जल्दी ही डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाएगा उसके कंसंट्रेशन में, अंदर और बाहर, मतलब अंदर की साइड CO2 ज़्यादा हो जाएगा और बाहर की साइड कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मूव आउट ऑफ द सेल, तो ये जो CO2 है ये धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली O2 enter the cell body, enter the cell by the process of diffusion. When the level of concentration of O2 inside the cell decrease, thus diffusion play important role gases exchange between the cell as well as the cell and external environment. तो इसी प्रकार से जो है ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर अपने आप चला आता है ना। आगे देखेंगे वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और जो वाटर है ये भी डिफ्यूजन के जैसा ही काम करता है ना। लेकिन यहाँ पर जब जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी है, जैसे कि अमीबा है, ये मैंने इसको टच नहीं किया था, जैसे कि ये अमीबा है, और अमीबा की ये जो बॉडी है, और मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ ये डॉट डॉट रख के कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब वाटर क्रॉस करता है, कौन क्रॉस करता है, वाटर, और चाहेगा तो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा और अंदर से बाहर भी चला जाएगा। तो जब क्रॉस करता है तो है तो एज अ डिफ्यूज़न, लेकिन जब वाटर क्रॉस करता है तो इसी प्रोसेस का एक दूसरा नाम पड़ जाता है। और चलिए आगे देखते हैं नाम क्या है। मैं जानबूझ के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग बुक में देखें। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रो सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, चलिए देखते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस, है ना। जो वाटर है तो व्हाट इज द ऑस्मोसिस, आपसे कोई पूछता व्हाट इज द ऑस्मोसिस, तो आप बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रो सच आ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो आपका एक और होमवर्क हो जाता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ओके, आगे देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया था अमीबा पे कि जो है ऑक्सीजन आता है, CO2 बाहर निकलता है,
वैसे ही, ठीक वैसे ही किसी सेल के अंदर अगर वाटर की ज़रूरत होती है और अगर वो एनिमल वाटर में रह रहा है तो अपने आप वाटर जो है उसकी बॉडी में चला आता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर वो एनिमल वाटर में रह रहा है तो, अगर मतलब उसके बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर है तो। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड, ये कवर हो गया है। The movement of water across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in water. Thus, अभी मैं इसकी चर्चा करता हूँ। Thus, osmosis in the passage of water from a region of higher water concentration through selectively permeable membrane to a region of lower water concentration, equilibrium is reached. ये क्या कह गया, अब हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो पहली लाइन कह रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट है ये डिपेंड करता है उसमें जो डिजॉल्व है सब्सटेंस उसमें, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ और बात करते हैं। जैसे कि ये हम ले लेते हैं 2 कंटेनर, है ना, और बीच में इसको सेपरेट कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में लगा दिया है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको प्लीज़ मत समझिएगा क्योंकि मैसेज का ज़माना है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और हमने ले लिया है इसमें वाटर, सिर्फ वाटर, तो सिर्फ सॉल्वेंट ले लिया है ऐसा कह सकते हैं। और इसमें हमने ले लिया है सॉल्यूशन, मतलब कि वाटर भी है और इसमें मैंने घोल रखा है क्या, साल्ट घोल रखा है। तो अब बताइए वाटर यहाँ तक वाटर इसमें फिल है और यहीं तक वाटर इसमें फिल है। अब बताइए वाटर किस तरफ से किस तरफ जाएगा, ये है ए, ये है बी। वीडियो को रोकिए और आप बताइए वाटर का मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा। चलिए आप बता दिए होंगे, मैं बता देता हूँ। वाटर का मूवमेंट ए से बी की तरफ होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों होगा, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है वो दूसरी तरफ जाता रहता है जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से समझिए। जैसे यहाँ क्या है, सिर्फ वाटर ही वाटर है, इसमें और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है, बी वाले में, इसमें वाटर भी है और कुछ जो है सोल्यूट भी है, मतलब वाटर के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर सेम अमाउंट का हम दोनों लेते हैं तो ए में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं क्योंकि सिर्फ वाटर है, और बी में वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कुछ चीज़ें डिजॉल्व भी हैं। तो इसलिए बी में वाटर का मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वो ए से बी की तरफ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए लाइन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो है अफेक्टेड करता है, जो चीज़ें उसमें डिजॉल्व हैं वो अफेक्टेड करती हैं कि वाटर किस तरफ से किस तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑस्मोसिस है इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। तो ये ऑस्मोसिस कैसा रास्ता है, हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं जितना अंदर की तरफ वाटर जाए उतना बाहर भी निकल आए, तो वो जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, मतलब यहाँ कोई नेट चेंजिंग नहीं होगी। ओके आगे देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एनिमल सेल आर अ प्लांट सेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर आर साल्ट इन वाटर। तो क्या होगा अगर हम एक एनिमल सेल को या प्लांट को हम रखें, है ना, किसमें, प्लांट शुगर सॉल्यूशन और साल्ट, शुगर आर साल्ट इन वाटर इनटू द सॉल्यूशन ऑफ शुगर आर साल्ट। तो ये शुगर का सॉल्यूशन है या साल्ट का सॉल्यूशन है, अगर हम रखें तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पहली बात करने चल रहा है। इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। कह रहा है कि जिसमें वो सेल रखी जा रही है, जिसमें वो सेल रखी जा रही है उसमें हाई वाटर कंसंट्रेशन है ना, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट।
अब देखिए क्या कह रहा है ये, फिर से समझिए, ध्यान से एकदम समझिए भैया। ये कोई बीकर है और इसमें हमने जो है कोई सेल रखा है, ये है सेल। तो कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? सेल के अंदर, सेल के अंदर जो वाटर है, यहाँ सेल के अंदर जो वाटर है इसके कंपैरिजन में। सेल के अंदर जितना वाटर है, क्योंकि सेल है ना, तो उसमें भी चीज़ें डिजॉल्व होंगी, उसमें ग्लूकोज होगा, उसका मिनरल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो भी चीज़ हमारे सेल में होती है। तो बाहर जो सॉल्यूशन है और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, तो कह रहा है बाहर वाले सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है कंपैरिजन टू सेल के अंदर वाले सॉल्यूशन में। मतलब कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट है? हाँ बिल्कुल सही, ये बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है, ये बाहर वाला है ना। तो बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, इसलिए वाटर जो है, वाटर बाहर से सेल की अंदर की तरफ जाएगा, बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाता रहेगा, है ना। और ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? चलिए आगे देखते हैं हम। If the medium surrounding the cell has a high water concentration, then the cell, meaning that the outside solution is very dilute, मतलब जो बाहर का solution है बहुत ही dilute है, the cell will gain water by osmosis। तो ऐसी कंडीशन में सेल क्या करेगी? वाटर लेती रहेगी, गेन करती रहेगी, मतलब वाटर बाहर से अंदर सेल की तरफ जाता रहेगा। सच ए सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये आपकी डेफिनेशन भी बन जाती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। व्हाट इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन? तो ये आपकी डेफिनेशन है, इफ़ द मीडियम सराउंडेड द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, दैट सोल्यूशन, यहीं से डाइल्यूट के बाद से, दैट सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आप चाहें तो यही खत्म कर सकते हैं, दैट सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। समझ गए? ओके, तो आगे देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्री होता है सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए, लेकिन वो सोल्यूट को नहीं आने जाने देता है, सिर्फ वाटर को आने जाने देता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, है ना। वाटर मॉलिक्यूल फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। बट मोर वाटर will come into the cell, then will leave. The net result is the water enter the cell is likely to swell up। कह रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी पहली ही बात कर रहे हैं, पहली बात को कह रहे हैं। कह रहे हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है सेल के अंदर आता रहता है, जैसे ये सेल है, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है आता रहता है, और सेल का मॉलिक्यूल बाहर भी, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर भी जाता रहता है। लेकिन कह रहे हैं कंसंट्रेशन चूँकि वाटर का बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, इसलिए जो भी वाटर आते हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा आते हैं, और जो वाटर बाहर जा रहे हैं सेल से वो बाहर कम जा रहे हैं। तो जो नेट मूवमेंट होगा वो यही होगा कि सेल में वाटर आ जाएगा, है ना। ये देखिए लिखा है द नेट रिजल्ट द वाटर इंटर द सेल। जो उसका रिजल्टेंट होगा, वाटर जो है सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो बाहर निकल रहा है वो कम है। आगे है द सेल लाइकली टू स्वेल अप, और जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। यही रूल काम करता है जब आपके घर में जो ग्राम है, चना है, आपकी मम्मी जो भी हैं इसको जब भिगोती हैं वाटर में, किसी वाटर में डाल देती हैं, तो वो सुबह तक क्या हो जाता है? फूल जाता है ना, फूल जाता है। इसी के कारण फूल जाता है, क्योंकि जो चना है, जो उसकी सेल है, जो कोशिका है, उसके अंदर वाटर कम है, और वो डाल दिया जाता है वाटर में, मतलब बाहर वाटर ही वाटर है, तो वो सेल के अंदर रात भर जाता रहता है, जिससे वो स्वेल हो जाता है। आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन चलिए देखते हैं। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्ट द सेम वाटर कंसंट्रेशन, है ना। कह रहे जो मीडियम है उसका कंसंट्रेशन उतना ही है जितना कि सेल का है, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना। कह रहे नो नेट मूवमेंट, मतलब कि वाटर का कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
सच अ सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि अगर जो है किसी चीज़ में रख देते हैं किसी सेल को तो नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट होगा लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब वाटर जितना बाहर से अंदर आएगा उतना वाटर अंदर से बाहर जाएगा, उतना ही वाटर अंदर से बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से नेट मूवमेंट जीरो होगा, है ना। और ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ़ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। ओके, तो चलिए देखते हैं, यहाँ अभी थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा है। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, जो कि मैं भी आपको बता रहा था, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। कह रहे हैं कि जो वाटर का मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। सो देयर इज अ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे सेम साइज। और इसी कारण जो सेल है आपकी वो सेम साइज की रहेगी, ना तो सोयल होगा ना तो श्रिंक होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा कंडीशन। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब इफ़ द मीडियम, जो मीडियम है जिसमें सेल रखी गई है उसमें वाटर कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो बहुत गाढ़ा है। गाढ़ा होने का मतलब क्या है? उसमें जो भी चीज़ घोला गया है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो NaCl नमक हो, वो बहुत ज़्यादा घोल दिया गया है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देन द सेल मीनिंग दैट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। द सेल मीनिंग दैट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। जो सेल है वो बहुत ही कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखी गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? द सेल विल लॉस करेगी, मतलब लॉस कर देगी क्या? वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कह रहे हैं अगर जिसमें रखा गया है, ये सेल जो रखी गई है और ये जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। कैसा है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ना। होल एक मिनट। ओके, मतलब ये ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब ये सेल है और ये जिसमें रखा गया है ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन बहुत हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत हाई है, और ऐसी कंडीशन में वाटर हमेशा बाहर निकलता रहेगा और सेल ये क्या हो जाएगी? ये सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, है ना। सेल कुछ इस प्रकार से ऐसे श्रिंक हो जाएगी। सेल जो है ऐसे श्रिंक हो जाएगी, ऐसे, है ना। ये सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, सोयल नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसने बहुत सारा वाटर लॉस कर दिया है ना। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? इफ़ द मीडियम हैज़ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर concentration of water then the cell, meaning that is a very concentrated solution, the cell will lose water by the osmosis, such solution is known as hypertonic solution। तो ये आपकी हुई डेफिनेशन। अगेन कुछ समझाना चाह रहा है। अगेन वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, कह रहा है दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब कुछ वाटर सेल के अंदर जाता रहता है, कुछ वाटर सेल के अंदर से बाहर जाता रहता है, बट ज़्यादा कहाँ जाएगा? बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल, लेकिन कह रहा है कि ज़्यादा वाटर सेल को छोड़ के बाहर जा रहा है। द सेल देन इंटर इट, जब भी सेल इस सॉल्यूशन में रखी जाती है, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, और सेल जो होती है क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कोई एक्टिविटी है जो ये आपसे करना है आपको, है ना। ऑस्मोसिस विथ एन एग, रिमूव द सेल, एग हो गया, प्लेस द सिमिलर डी शेप्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। आप इसको कहाँ पाएंगे? मैं आपको एक एक्टिविटी बता दे रहा हूँ। आप एक पोटैटो लीजिए, है ना, आपके घर पे जो भी पोटैटो है इसको लीजिए, इसको पील को निकाल लीजिए, इसके छिलकों को निकाल लीजिए। छिलके को निकालने के बाद इस पोटैटो को कुछ ऐसा काटिए इसमें थोड़ा सा गड्ढा बन जाए, ये थोड़ा सा पिट बन जाए गड्ढा, और ये पोटैटो है आपकी, ये
और इसमें जो ये पिट बना हुआ है इसमें तो आप दो चीज़ रख सकते हैं, चाहे साल्ट रखिए, है ना, और चाहे क्या रख दीजिए, शुगर रख दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो सॉल्यूशन में बदल जाएगा, क्योंकि ये वाटर जो है इस पोटैटो से बाहर निकल आएगा, है ना। तो इस एक्टिविटी को करके आप देख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ, जहाँ से भी आप पूछेंगे आपकी सहायता हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे पूछेंगे तो मैं पर्सनली भी आपको बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू।